हेलो गाइस, वेलकम टू वेदु कोर्स। आज बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम और मेंस, जो कि फॉर्म 2021 का आ चुका है और इस समय यूपी पीसीएस बहुत ही पंक्चुअलिटी से अपने सारे एग्जाम करा रहा है। पिछले कई एग्जाम्स उसने बहुत ही अपने टाइम से कराए हैं, तो उम्मीद है कि पीसीएस 2021 का जो एग्जाम है वो भी अपने निर्धारित समय पर ही यूपी पीसीएस करा लेगा। यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इसकी बात करते हैं नोटिफिकेशन में क्या है और इसकी तैयारी के लिए हम क्या प्रेफर करें या किस प्रकार से इसकी तैयारी हम करें। सबसे पहले बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन आ चुका है, इसमें पीसीएस और एसीएफ आरएफओ के एक साथ कंबाइंड एग्जाम कराया जाएगा। प्री के लिए दोनों का सिलेबस सेम ही है और ये पूरा जो एडवर्टीजमेंट है ये 5 फरवरी को आ गया था। 5 फरवरी को इसको नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया गया था। लास्ट डेट फी डिपॉजिट की 2 मार्च है। आप इसी को लास्ट डेट मानकर चलिएगा, ना कि 5 मार्च को। फॉर्म सबमिशन का हालांकि लास्ट डेट 5 मार्च है, बट देरी नहीं करनी है, फॉर्म अपना डिपोजिशन टाइम से कर देना है इसको। इसके अलावा ये जो पूरा नोटिफिकेशन है यूपी पीसीएस की जो वेबसाइट है www.uppsc.nic.in पर जाकर आप पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं जो पीटी होता है, मेंस होता है या जो इंटरव्यू होता है, तो ये क्या है। ये 3 राउंड्स ऑफ द एग्जामिनेशन होते हैं पीसीएस के। पीसीएस या एसीसीएफ जो भी ये एग्जाम हो रहा है इसमें पूरे 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन दिया होता है, उसके 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए होते हैं और इसको पास करने के बाद मेंस में जाते हैं, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन होता है, सब्जेक्टिव होता है सारा एग्जाम। इसके बाद आते हैं इंटरव्यू में। हालांकि यूपी इंटरव्यू मात्र 100 मार्क्स का है, तो बहुत ज्यादा वेटेज यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन जो मेंस है वो 1500 नंबर्स का होता है। इसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है, क्योंकि फाइनल जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें प्री के मार्क्स को नहीं इंक्लूड किया जाता है, सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को इंक्लूड किया जाता है। तो इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, सबसे ज्यादा वेटेज आ जाता है मेंस का। मेंस के लिए आंसर राइटिंग एक बहुत जरूरी और बहुत फंडामेंटल काम करने के लिए हो जाता है। आंसर राइटिंग जितनी अच्छी होगी, आपके आंसर की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, आपको नंबर मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं और सिलेक्शन होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो भी लोग इन दोनों एग्जाम्स में अपीयर होना चाहते हैं, तो वो शुरुआत में जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है उसमें सेम क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। किसमें? पीसीएस के एग्जाम में और एसीएफ और या आरएफओ आप कह सकते हैं। इनके एग्जाम में पीटी जो होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम वो सेम ग्राउंड पर होता है, बट मेंस इसका डिफर हो जाता है। मेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं, पीसीएस के लिए अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं ऑप्शनल, और एसीएफ और आरएफओ के लिए सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट, दूसरा पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की अगर बात करें तो पेपर फर्स्ट में सेकंड से स्टार्ट करते हैं, तो पेपर सेकंड जो होता है उसको सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है 33% मार्क्स को लाकर। इसके अलावा इसको प्री के क्वालिफिकेशन में इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, इसके मार्क्स को मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। हाँ, लेकिन अगर ये 33% मार्क्स आप नहीं ला पाते हैं तो आपके पेपर फर्स्ट की कॉपी को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। ओके, तो इसलिए पेपर सेकेंड में 33 मार्क्स को लाना, 33% मार्क्स को लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप पेपर फर्स्ट में आपके पेपर फर्स्ट की जो कॉपी है वो चेक होगी। अगर आप पेपर 2 में 33% मार्क्स नहीं ला पाए, पेपर फर्स्ट में आप 100% मार्क्स भी ले आए, तो कोई फायदा नहीं होने वाला होता है, क्योंकि उसकी कॉपी को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। ओके, क्योंकि सिर्फ पेपर फर्स्ट के मार्क्स पर ही मेरिट लिस्ट में बनता है, नंबर आता है। अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस एग्जामिनेशन में सब ये पेपर होते हैं। पूरा मेंस एग्जामिनेशन 1500 मार्क्स का होता है। सबसे पहले जनरल हिंदी 150 मार्क्स की होती है, ऐसे 150 मार्क्स 150 मार्क्स का होता है। जनरल स्टडी के यूपीएससी की तरह ही 4 पेपर होते हैं।
जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट 200 मार्क्स 200 मार्क्स, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर 200 मार्क्स और फोर्थ पेपर 200 मार्क्स। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 एंड पेपर 2, ये 2 पेपर और होते हैं, 200 मार्क्स एंड 200 मार्क्स। इस तरीके से आप देखेंगे तो 300, 3 to 5 to 7 to 9 to 11 4 1500, ये टोटल 1500 मार्क्स का मेंस का एग्जाम होता है। इसमें क्या है कि जो जनरल हिंदी है, देखिए ये सारा जो पूरा सिलेबस है या आप जो भी सिलेबस यहाँ पर देख रहे हैं, ये यूपीएससी से काफी कुछ मैच करता है। बस एक चीज यहाँ पर मिसिंग है जो यूपीएससी में रहती है, वो होती है इंग्लिश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इंग्लिश में मेंस में इंग्लिश को नहीं पूछा जाता है, इंग्लिश का एग्जाम नहीं होता है, बट जनरल हिंदी का होता है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस में हिंदी में भी एक डिफरेंस है। यूपीएससी में हिंदी को क्वालिफाइंग बनाया गया है मेंस में, जबकि यूपीपीसीएस में इसके नंबर मेरिट लिस्ट में जोड़ते हैं। इसका मतलब है कि जो मेंस के नंबर होते हैं, फाइनल लिस्ट जब बनती है तो उसमें हिंदी एक बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करता है। तो ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो प्रॉपर यूपीएससी की तैयारी करते रहे हैं और हिंदी पे कोई बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया, सिर्फ क्वालिफाइंग पढ़ा, तो उनको हिंदी पे बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। या वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जिन्होंने हिंदी पे जोर नहीं दिया है, या हिंदी की राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, या हिंदी को लिखना बहुत पहले छोड़ दिया था, उनको हिंदी पे ध्यान देना पड़ेगा अच्छी मार्किंग को लाने के लिए। हिंदी बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है जब आप अगर हिंदी को अगर आप सही से करते हैं तो 100+ मार्क्स लाना इसमें बहुत आसान हो जाता है। एक अच्छा पोस्ट पाने के लिए इसमें कम से कम 120 मार्क्स लाना जरूरी हो जाता है। ऐसे का जो हाल देखेंगे तो 90 मार्क्स के आसपास तो एन एवरेज आपका रहना चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। अगर ये मार्क्स थोड़ा बहुत 90 to 100 नंबर के आसपास आ जाता है देन गुड। फिर जनरल स्टडीज के पेपर इनकी टफनेस पे डिपेंड करते हैं, फिर आपने कैसा लिखा है, आपकी आंसर राइटिंग कैसी है, इस पे डिपेंड करेंगे। आप अच्छे मार्क्स अगर इसमें अबव 90 मार्क्स लाते हैं तो, और इसके बाद 230 मार्क्स आप ऑप्शनल में लाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हैं। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक पूरा लिस्ट नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ये बहुत सारे ऑप्शनल हैं। ऑप्शनल के बारे में तो जो मेरी पर्सनल राय है, कोशिश करिएगा जो आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा है, ग्रेजुएशन में जो आपने लिया है सब्जेक्ट, उसी को अपना ऑप्शनल बनाएगा। बट फिर भी आपने ग्रेजुएशन में बिना मन से कोई सब्जेक्ट ले लिया था, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और बट अब आपको उस पर पढ़ने का मन नहीं करता है, तो आप अपना सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग से किया हुआ है आपने, अब आपको मेंस के लिए सिविल इंजीनियरिंग बहुत पसंद नहीं है, आपने ज़बरदस्ती में बीटेक कर लिया था या किसी भी कारण से, तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं, है ना, आप एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं, आप इंग्लिश ले सकते हैं, आप कोई भी अदर सोशियोलॉजी ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, ज्योग्राफी भी एक सब्जेक्ट है ना। तो इस तरीके के सब्जेक्ट को आप प्रेफर कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो और इसमें ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ये 400 मार्क्स का होता है, 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2। और इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप अपना सब्जेक्ट चेंज करते हैं ग्रेजुएशन से, तो कोई भी आप सब्जेक्ट लेते हैं उसको पढ़ना आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का ही पढ़ेगा, तो इसको पढ़ने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है। तो आप इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। हाँ, सब्जेक्ट लेने समय बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, कौन सा सब्जेक्ट लें, इजी सब्जेक्ट लें, कौन सा इजी है, कौन सा हमारे लिए सबसे रिलायबल रहेगा। तो मेरा मानना है इसमें 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपका इंटरेस्ट, क्योंकि अल्टीमेट पढ़ना आपको ही है सब्जेक्ट को, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने बताया और आपने उस सब्जेक्ट को प्रेफर कर लिया, नहीं। सबसे पहले आप देखिए आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट के प्रति है और आप किसको बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। ओके। दूसरा है कि आपके पास नोट्स की अवेलेबिलिटी या गाइडेंस की अगर बात करें तो इसकी अवेलेबिलिटी किस सब्जेक्ट के सबसे अधिक है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा आपका इंटरेस्ट है लेकिन आपके पास नोट्स ही नहीं है। मान लीजिए आपको साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन साइकोलॉजी का गाइडेंस आपके पास है आपकी सिटी में, या आप जिस भी टाउन में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली या इलाहाबाद में नहीं रहते हैं, तो
तो इसके अलावा आप कहीं भी रहेंगे तो आपको नोट्स को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जो बच्चे दिल्ली या इलाहाबाद में रहते हैं तो उनको नोट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और गाइडेंस भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इस नोट्स और गाइडेंस को भी आपको अपने ध्यान में रखना है कि किस सब्जेक्ट का नोट्स और गाइडेंस आपको मिल सकता है। तीसरी बात, एक चीज और ध्यान रखनी है कि आप बैक ईयर देखिए, पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, और अगर कोई पूर्व का सिलेक्टर या कोई ऐसा बंदा जो आप सिलेक्शन ले चुका है वो आपके आसपास है तो उससे भी आप मोटिवेट होकर अपने सब्जेक्ट को ले सकते हैं। हाँ, बशर्ते उसका गाइडेंस आपको बराबर प्रॉपर मिलता रहे। तो सब्जेक्ट लेने के लिए इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा। इसके बाद अपने सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट हैं या सिलेबस है वो क्या है। प्रीलिम का सिलेबस बहुत ही वाइड है और आप सोच भी सकते हैं, अगर आप इसको अच्छे से बैक ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं इनको अगर आप एनालिसिस करें तो आप समझ सकते हैं कि किस सेगमेंट से कितना पोर्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, एनवायरनमेंट से, है ना, या साइंस से, किस पोर्शन में कितना वेटेज है। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट इवेंट्स की, नेशनल और इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो इसके लिए इनको तैयार करने के लिए सबसे पहले तो आप एक डेली न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट करिए। डेली रूटीन से आप अपने न्यूज़पेपर का रीडिंग करिए और न्यूज़पेपर को रीडिंग करिए। इसके बाद जब मंथ का लास्ट हो तो आप उसके एक बार रिवीजन के लिए कोई भी एक मैगजीन प्रेफर कर सकते हैं ताकि जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है वो आपको एकदम से रिकॉल हो जाए चीजें। इसके अलावा आप डेली का करंट अफेयर नोट्स भी तैयार करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए कि आपका नोट्स अपने हाथों से हो, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको बहुत सारी सहायता मिले। और आप वेदकोश के वीडियोस पे भी टच पे रह सकते हैं। पेपर के आने तक आपको करंट अफेयर के बहुत ही अच्छे वीडियो जो यूपी पीसीएस 2021 को स्पेसिफाई करके बनाए जाएंगे वो आपको मिलेंगे। उनसे भी टच में आप रह के अपनी तैयारी को आगे ले जा सकते हैं। फिर बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री एक वाइड और वाइटल रोल प्ले करता है यूपी पीसीएस, खास तौर से यूपी पीसीएस में एग्जाम में, क्योंकि इसके क्वेश्चंस की जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं इसमें लगभग 20 to 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमेशा आपको किसी भी पीसीएस के एग्जाम में आपको मिल जाएगा। अब इसमें किताबें क्या आप प्रेफर करेंगे बुक्स को? एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत हिंदी में कहते हैं इसको। तो देखिए एनसीईआरटी तो आपको बेसिक पढ़ना ही है, चाहे एंशिएंट हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो, कुछ भी हो, आपको एनसीईआरटी पे सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी रखनी है। बट फिर भी चूंकि यूपीएससी नहीं यूपी पीसीएस है, इसमें फैक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर फैक्ट्स का एक अहम रोल होता है। तो इसके लिए एक ज्ञानचंद पब्लिकेशन की बुक आती है, काफी मोटी सी है, बट उसमें बहुत सारे गूढ़ता से बहुत सारे फैक्ट दिए हुए हैं, है ना, जो लूसेंट से भी ज्यादा है। अगर आप जब एनसीईआरटी और लूसेंट से ऊपर निकल जाते हैं तब आप ज्ञानचंद को प्रेफर कर सकते हैं। और मेरा ऐसा अनुभव है कि इस बुक से फिर ऊपर यूपी पीसीएस में जितना भी हिस्ट्री का पोर्शन पूछा जाता है, खासतौर से एंशिएंट और मेडिवल का, इससे ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं रहती है। मॉडर्न हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम को प्रेफर कर सकते हैं। ज्ञानचंद को तो आप करेंगे ही, लूसेंट को करेंगे ही, लेकिन स्पेक्ट्रम को आप प्रेफर कर सकते हैं। और इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए स्पेक्ट्रम को ही प्रेफर करिए। इट इज द बेस्ट बुक फॉर एनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसके बाद इंडियन पॉलिटी के लिए ये ब्रह्मास्त्र है आपके पास, एम लक्ष्मीकांत की बुक। और वेदिकोस के वीडियो, आप हमारे वीडियोस के टच में रहिए, आपको पूरी लक्ष्मीकांत के बुक के जो वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप केवल और केवल एनसीईआरटी पर रिलायबल करिए। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट बुक है और खास तौर से 11th एंड 12th की बुक्स ये बिल्कुल सफिशिएंट बुक्स हैं, इनको आप ले सकते हैं। और कुछ फैक्ट रखने के लिए लूसेंट को आप बेस बना सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी में एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है मैपिंग का, मैप का। इसके लिए आप एक एटलस अपने पास जरूर रखिए। वो ऑक्सफोर्ड का हो सकता है या किसी और ब्लैक स्वान पब्लिकेशन का हो सकता है, किसी और पब्लिकेशन का हो सकता है, डजंट मैटर, जिसमें आप कंफर्ट हो। तो एक एटलस आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो सिर्फ मैपिंग से होते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी इज द सफिशिएंट बुक फॉर ज्योग्राफी। बात करते हैं इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट की। तो इसमें एक तो इकोनॉमी के लिए बहुत कोई रिलायबल सोर्स नहीं, तो आप एनसीईआरटी पर ही भरोसा करेंगे, सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स है एनसीईआरटी। इसके बाद रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी की बुक आती है। इट इज द बेस्ट बुक फॉर इकोनॉमी।
आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। फिर इकोनॉमिक सर्वे, बजट और सेंसस का जो डाटा है इसको आप प्रेफर करेंगे। सेंसस से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन हर यूपीपीसीएस के एग्जाम में मिल जाएंगे, तो इसलिए इस पे सबसे ज़्यादा रिलायबल करना है। इसके बाद पॉवर्टी है, डेमोग्राफिक जो सेक्टर है इनको देखना है। इसके बाद बजट, खास तौर से इस पे ध्यान देना है बजट पे। फिर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया और बजट में आपको सिर्फ सेंटर के ही बजट पे ध्यान नहीं देना है, स्टेट के बजट पे भी ध्यान देना है। इसके बाद इसमें बहुत सारी योजनाएं भी आ जाती हैं, योजनाएं, ठीक है ना, जो स्कीम्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम, इन सब को आप एक साथ लेकर चलेंगे। इस तरीके से इकोनॉमी का पोर्शन भी तैयार हो सकता है। इसके अलावा इकोनॉमी का जो कहते हैं स्टैटिक पार्ट है उसको आप लूसेंट से भी तैयार कर सकते हैं, जैसे पीटी के लिए खास तौर से, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके जो फैक्ट हैं वो आप इससे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्ट हैं कि कब किसका विलय हुआ, किस बैंक का, ठीक है ना, कब कौन सा ग्रोथ रेट कब कितनी रही, तो इस तरीके की चीज़ों को आप सिर्फ फैक्ट के लिए, कौन सी कमेटी किसके लिए बनी थी, इनको आप फैक्ट के लिए लूसेंट यूज कर सकते हैं। हालांकि ये सारे फैक्ट आपको रमेश सिंह की बुक में भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप दिल्ली और इलाहाबाद में रहते हैं तो आपको वहाँ और भी टीचर्स के नोट्स मिल जाएंगे। तो मैं इकोनॉमी के लिए कहूँगा यूपीपीसीएस प्री के लिए खास तौर से बहुत वेटेज लेने की जरूरत नहीं है, आप करंट से अपडेट रहिए, इसमें करंट को आप अपडेट रखिए और स्कीम से अपडेट रहिए। इसके क्वेश्चन आप करने में आसानी से अपने आप को कंफर्ट पाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं एनवायरनमेंट की। इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जिसका अब जो सेक्शन है, खासतौर से जब से सिलेबस बदला है, वो यूपीएससी का बदला हो या यूपीपीसीएस का बदला हो, इनमें इन्वायरमेंट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी शुरू कर दी। तो इसके लिए सबसे रिलायबल बुक है शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की बुक। हालांकि ये बुक इंग्लिश में आती है बट हिंदी मीडियम के भी बच्चों को मुझे लगता है कि इसको पढ़ना चाहिए। इट इज द सफिशिएंट बुक फॉर द इन्वायरमेंट स्टडी। और इसके अलावा इन्वायरमेंट में आप करंट के इशूज से भी जुड़े रहिए, खास तौर से अगर कोई समिट होती है ना, समिट या कोई एग्रीमेंट होता है तो इनको आप देखते रहिएगा। इसके अलावा शंकर आईएएस इज द सफिशिएंट बुक। फिर बात करते हैं जनरल साइंस की। ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है एग्जाम में। तो इसके लिए एक तो सबसे पहले तो लूसेंट की जो साइंस है उसको अगर आप गुणता से पढ़ेंगे, है ना, इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इसमें बहुत सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा आप करंट अफेयर से बिल्कुल टच में रहिए साइंस टेक के, जैसे इसरो, इनके प्रोजेक्ट, इनकी जो उड़ाने हैं उन पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद नासा, मतलब जितने भी इस तरह की एजेंसीज हैं उन पे ध्यान रखिएगा। डिफेंस सेक्टर में आइए। इसके बाद डिफेंस सेक्टर में डीआरडीओ ने अगर कुछ नया तैयार किया है या कोई मिसाइल का परीक्षण किया गया है वगैरह वगैरह, है ना। इसके अलावा या हमने कोई एग्रीमेंट किया है किसी देश के साथ। इसके अलावा आप हेल्थ में आइए, कोई जैसे इसमें वैक्सीनेशन चल रहा है तो वैक्सीनेशन के बारे में है, या कोई बीमारी आई हुई है किस देश से स्टार्ट हुई है, उसका जो फैलाव है वो कहाँ तक है, तो इस तरीके की चीज़ों को भी आप, ये सब कुछ करंट से आपको तैयार करना है। तो साइंस में करंट और स्टैटिक दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, और जो जनरल साइंस आप लूसेंट से पढ़ेंगे, मुझे लगता है कि फिजिक्स और बायो तो इससे बहुत सफिशिएंट है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं सेकेंड पेपर की। ये सेकेंड पेपर मैंने आपको बताया था कि क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ 33% मार्क्स ही लाने होते हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट मैथमेटिक्स। इसमें मैथमेटिक्स का जो लेवल है वो कक्षा 10 तक का ही रहता है, 10th लेवल का रहता है। इंग्लिश भी 10th लेवल की रहती है और हिंदी भी 10th लेवल की रहती है। यूपीएससी से डिफर यहाँ ये है कि यहाँ पर हिंदी का भी पोर्शन रखा जाता है। इसके पीटी में भी हिंदी का जो वेटेज थोड़ा सा रहता है, ताकि बच्चों को 33% मार्क्स है उसको लाने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना है। पर मेरा उम्मीद है कि इसके लिए आप मॉक टेस्ट का सहारा ले सकते हैं, और अगर मॉक टेस्ट में आप 50% प्लस या एबव मार्क्स गेन कर रहे हैं तो मुझे लगता है इस पर फिर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इतना मार्क्स गेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसके मॉक टेस्ट बराबर लगाते रहिए और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि इसकी प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी टाटा मैकग्रा-हिल की बुक्स आती हैं, अरिहंत की बुक्स आती हैं, और भी बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो इसके लिए नोट्स और किताबें निकालते हैं, आप उनको रिलाय कर सकते हैं। ओके, तो तैयारी करते रहिए।
किसी भी टॉपिक पे वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, वीडियो के साथ चैनल के साथ बने रहिए, वैदिक कोर्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।